तो चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि आप इस सरकार में अकेले अल्पसंख्यक मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं और उसकी जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर है। बिल्कुल, और सरकार ने बहुत चुन के इनको यह जिम्मेदारी दी है। हाँ, तो मैं देख रहा था ये थोड़ा ऊर्जा कम हो गई है लोगों की, तो एक बड़ा सवाल मैं अपने एक शायरी से शुरू करता हूं। दानिश जी, वो मेरा लिखा एक शेर है कि मैं तुझसे हार लेकर चल रहा हूं। हार का मतलब एक तो हार जाना होता है और एक हार मतलब सम्मानित करना होता है। तो मैं तुझसे हार लेकर चल रहा हूं, कई किरदार लेकर चल रहा हूं, फुर्सत में बैठो तो बताऊंगा कि मैं कितना भार लेकर चल रहा हूं। वाह, बजाइए तालियां। मैं आप लोगों के लिए शेर कह रहा हूं कि मुझे ऊर्जा कम लग रही है। तो अभी जो हम अगर खबरों में रहते हैं और आप न्यूज चैनल के कार्यक्रम में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खबरों को जानते सुनते पढ़ते हैं। कुछ जो नए होने वाले पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो सवाल मेरा पहला ये है, भूमिका बनाना सिर्फ ये था। सवाल बहुत छोटा है कि अभी आपके ऊपर बहुत भार है अल्पसंख्यक क्या, क्योंकि विपक्ष भी घेरता रहता है इसी मुद्दे पर इस सरकार को। देखिए, इसको भार नहीं कहेंगे, इसको जिम्मेदारी कहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत विश्वास करके एक अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े पासमानदा समाज के एक नौजवान को, जो कि एक आम परिवार के, जिसका बैकग्राउंड जो एक है आम परिवार का है, वहाँ से आने वाले एक नौजवान को उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का एक मंत्री बना के, एक मिनिस्टर बना के हमारे अल्पसंख्यक समाज की एक जिम्मेदारी इन नौजवान कंधों पे दी है। और यकीनी तौर पे मैं हमेशा हर मन से माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास इस नौजवान पे जताया और संगठन के, सरकार के विश्वास पे खरे उतरने के लिए और ख़ास तौर पे अपने समाज के विश्वास पे खरे उतरने के लिए लगातार पूरी ईमानदारी से 2022 से लेकर अब तक, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली, हमने ईमानदारी से उस पर काम किया है। लगातार ये जो सरकार है वो ये कहती है कि सबका विश्वास है, और तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं या यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सबको मिल रही है, ऐसा आप लगातार दावा भी कर रहे हैं। एक बात और सामने आई थी कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। इस विषय को आप कितना बढ़ा पाए हैं और कितना विश्वास जीत पाए हैं आप अपने समाज का? देखिए, ये जो नारा, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट नारा था। और ये नारा केवल एक नारा नहीं था, ये नारा हमारे समाज की जरूरत थी। क्योंकि देखिए, हमें 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद लगातार हमारे मदरसे थे, हमारे कई इंस्टीट्यूट्स थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे जो माइनॉरिटी यूथ है ये कहीं ना कहीं तालीम में पिछड़ रहा है। तो तालीम में आगे जाए, तालीम में समाज के साथ कदम से कदम मिला के चले, इस नियत के साथ हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया। और ये नारा एक नारा ना होकर एक अभियान, एक मिशन की तरह हमने इस नारे को अडॉप्ट किया। और टेक्निकली और मेन स्ट्रीम की पढ़ाई के लिए, दीन इस्लाम के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ मेन स्ट्रीम की पढ़ाई भी हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को मिले, इसके लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बीते 8 सालों में, 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने काम किया है। 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी सरकार आती है और 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आती है, तो हमने माइनॉरिटी एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में उनको बढ़ाने के लिए काम किया। आज हमारे मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम की भी तालीम लेता है, उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ता है, और उसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के समाज में, अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे जा रहा है। सर, इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है कि कौन कौन सी पहल है जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को, बच्चों को आगे ले जाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही है? देखिए, 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, हमने बहुत ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे काम किया और मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए जो जरूरी चीज थी, क्या चीज थी, हम किसी भी कौम को, किसी भी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले उसको सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना है,
उसको शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाना है, उसको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है, उसको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना है। तो ये जो अलग अलग क्राइटेरिया है किसी भी समाज को आगे ले जाने के, हर क्राइटेरिया पे पूरी ईमानदारी से काम हुआ। सबसे पहले हमने उनको एजुकेशन में इंपावर करने का काम किया। हमने जैसा बताया कि मदरसों में हमने मेन स्ट्रीम की पढ़ाई लागू की, हमने दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स लागू किए। एससीईआरटी और एनसीईआरटी के कोर्स को हमने लागू किया। मतलब हमने केवल कहा नहीं बल्कि धरातल पर उसके लिए पॉलिसीज बनाई और मदरसों में हमने एससीईआरटी और एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया। इसी के साथ साथ मदरसों में हमने एनसीसी, एनएसएस, पहली बार हुआ कि मदरसों में एनसीसी और एनएसएस को कंपलसरी किया गया। हमने एनसीसी और एनएसएस को भी मदरसों में लागू करने का काम किया। इसके अलावा मदरसों में हमने हमारी जो मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो हमारी मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, उनको इंपावर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने उनके लिए अपलिफ्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए। हमने उनको स्किल से जोड़ा, मैंने एजुकेशन के साथ साथ हमने उनको स्किल से जोड़ा ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़े। इसके अलावा हमने मदरसों को डिजिटल करने का काम किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में अगर मदरसा डिजिटली रूप से पावरफुल हुआ तो योगी गवर्नमेंट में हुआ। हमने मदरसों में यूपीएमजी, मदरसों में हमने जो है मेला ऐप, मदरसा ई लर्निंग ऐप, ये हमने लागू किया और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने एक एप्लीकेशन शुरू किया। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप अभी भी सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे है, गूगल स्टोर पे है। मदरसा ई लर्निंग ऐप, मेला ऐप हमने लॉन्च किया, जिससे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो अपने कोर्स को अपने फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में पढ़ सकता है और अपने करियर में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा हमने मदरसों को डिजिटली पावरफुल करने के लिए, क्योंकि देखिए आज पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, डिजिटली पावरफुल हो रही है, तो उसमें हमारा जो माइनॉरिटी यूथ है वो पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमने यूपीएआई उपाय, उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी एक शुरुआत की। पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यूपीएआई की शुरुआत की और हमने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे, अपने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू कराया, उनको डिजिटली पावरफुल कराने का काम किया। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, हमने कहा कि भाई जब तक कोई कमिटी आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक हम उनके इंफ्रा डेवलपमेंट का काम ना करें, उनके जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को धरातल पे लागू नहीं करेंगे तब तक वो कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, और हर जनपद में अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं जहां पे 25% से ज़्यादा आबादी है, ऐसे 15 किलोमीटर के रेडियस का एक क्लस्टर बनाया और वहां पे हमने स्कूल, कॉलेजेस बनाए, ITI बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाए, मिनी स्टेडियम बनाए, और ऐसे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हमने इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया। इसके अलावा बहुत लंबी एक लिस्ट है, आपको 2 मिनट मुझे समय देना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमारी जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, जो हमारी यूथ है, क्योंकि हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है, तो निश्चित तौर पे अगर किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो उसके यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा। तो हमने अपनी जो हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी जो बहनें हैं, उनको एम्पावर करने के लिए यूपीएमजी, अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स, इसकी हमने शुरुआत की पिछले साल, और इससे हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए, जिस सेमिनार में ऐसी बहनें जो अपने करियर में आगे जाना चाहती है, अपने जॉब में आगे जाना चाहती है, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, उनको हमने गाइडेंस प्रोग्राम के तहत गाइडेंस देने का काम किया। और सबसे अहम बात इस प्रोग्राम की ये रही कि जो हमारी ऐसी बहनें जो ट्रिपल तलाक के दंश से पीड़ित थी, उनको हमने यूपीएमजी के माध्यम से उनको एम्पावर करने का प्रोग्राम हमने अभी बनाया है, और इस साल ये भी शुरू होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और ऐसी बहनें जो ट्रिपल तलाक के दंश से पीड़ित है, उनको इकोनॉमिकली और सोशली मजबूत करने का काम हमारी यूपी सरकार करेगी, हमारी योगी सरकार करेगी। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाए, डेडिकेटेड रोजगार मेले उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में लगाए, लखनऊ में लगा, आजमगढ़ के मुबारकपुर में लगा। माफी के साथ आपको रोक के ये कहना चाहूंगा कि मेरा अगला सवाल भी इसी से संबंधित था। मैंने वही कहा कि आपने जो पूछा कि क्या क्या किया,
नहीं, मैं फहरिस्त एक इतनी एक करके लंबी और है। भी पूछेंगे दादा सर जी, आपसे। आप ही की बात को मैं आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यही लखनऊ के आउटर में मैं एक स्टोरी पर गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उनके घरों में गया, तो उनसे बात किया तो बोले कि पहले मैं ऐसे ही पन्नी वगैरह डाल के किसी तरह से अपना जीवन जी रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास उनको मिला। और जब घर में गए तो उन्होंने 2-4 चीजें गिनाई कि हमको देखो गैस भी मिला है, वॉशरूम भी मिला है, बिजली के कनेक्शन है, नल है, अब ये सब फ्री की चीजें हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं आपकी ही बात मैं कह रहा हूं, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का नाम SIR से काटा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उन पर बुलडोजर चल रहा है। तो आपको इतनी बड़ी, जैसा कि विवेक ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी लेके आप चल रहे हैं, परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे जिसके लिए आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? सब कुछ आप दे रहे हैं, लगातार आप बता रहे हैं कि एजुकेशन से लेके उनको हर चीज, सारी चीजें उनको मिल रही हैं, केंद्र डबल इंजन का उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन वो विश्वास कैसे लौटाएंगे कि बीजेपी की ओर आपका समाज वह आगे बढ़े? देखिए, परसेप्शन को हम परफॉर्मेंस से चेंज करेंगे। और जैसा आपने बताया कि आज हमारे मोदी और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से अपने माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए पूरी ईमानदारी से परफॉर्मेंस कर रही है। आप ही ने बताया कि हमने उन्हें मकान दिया। किसी भी एक आम हिंदुस्तानी के लिए, एक आम भारतीय के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी भी आम भारतीय से पूछेंगे तो ये कहेगा कि मकान। एक आदमी, एक व्यक्ति जो कमाता है, सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, वो पूरी जिंदगी भर एक एक रुपया इकट्ठा करता है, अपने पैसों को इकट्ठा करता है, और उसका सपना रहता है कि हम पैसे इतने इकट्ठा कर लें कि हम अपना एक मकान बना पाए। उसके उस सपने को मोदी जी ने अपना सपना बनाया, और हमारे देश के उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, और खासतौर पर माइनॉरिटीज को गले लगा के उनके सर पे छत देने का काम अगर आजाद भारत में पहली बार ईमानदारी से हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ईमानदारी से हमारे माइनॉरिटीज के लोगों को छत देने का सबसे बड़ा काम, जिंदगी में सबसे बड़ा काम, एक भारतीय का सबसे बड़ा सपना अगर किसी ने पूरा किया तो पूरा करने वाला शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। दूसरा काम क्या किया? छत, केवल छत नहीं दिया, छत देने के साथ साथ उसको वहां पे बिजली निःशुल्क देने का काम किया। बिजली ही नहीं दी, उसके राशन का व्यवस्था किया, निःशुल्क राशन देने का काम किया। राशन ही नहीं दिया, उसको निःशुल्क जो है उज्ज्वला गैस के माध्यम से उसको गैस कनेक्शन देने का काम किया। केवल गैस कनेक्शन नहीं दिया, उसको अगर उसके घर में कोई बीमार होता है तो आयुष्मान कार्ड देके 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने का काम किया। केवल आयुष्मान कार्ड नहीं दिया, अगर उससे भी उसको कमी पड़ती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने फंड से, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से उनको इलाज के पैसे देते हैं। हर साल करोड़ों रुपए माइनॉरिटीज को बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देने का काम कर रहे हैं। तो हमने परफॉर्मेंस किया, लेकिन देखिए बड़े अफसोस की बात है, मैं आपकी बात पे भी आता हूं, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को हमने अपना हिमायती समझा, उन्हीं लोगों ने पीठ के पीछे हमारे खंजर भोंका। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं इस मंच से कहने में मुझे कोई गुरेज, यानी कि आप विपक्ष को इशारा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया। कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने भर भर के अपना वोट दिया, उनका साथ दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे वोट की ताकत से वो मुख्यमंत्री बन गए समाजवादी पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन जब माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की बात आई तो हमसे उन्होंने मुंह फेर लिया। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, हमारा बहुत शोषण हुआ, लेकिन आज हमारे मोदी जी और योगी जी के रूप में मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज को एक ऐसा लीडर मिला है जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैंने बताया किसी के डेवलपमेंट का क्या मानक होना चाहिए, उसको एजुकेट करो, उसको इंपावर करो, उसको जॉब से जोड़ो, रोजगार से जोड़ो, उसको बेहतर भविष्य जोड़ो, उसको समाज के मेन स्ट्रीम से जोड़ो। इन तमाम चीजों के लिए आप देखिए लगातार 14 के बाद और 17 के बाद हमने काम किया है, और आज उसी का नतीजा है सर। आज उसी का नतीजा है कि आज जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उस यूपीएससी के रिजल्ट में 51 बच्चे माइनॉरिटी कम्युनिटी के यूपीएससी को क्वालिफाई करते हैं। ये हमने किया है। हमने कहा है कि मुसलमानों, माइनॉरिटी के बच्चों, ये पढ़ना तुम्हारा अधिकार है, समाज में आगे बढ़ना तुम्हारा अधिकार है, देश को आगे ले जाना है तुम्हारा अधिकार है, और जो तुम्हारा अधिकार है उस तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए क्या है, मैं बताऊं, पूर्व की सरकारों ने क्या कलम कापी छीन लिया था? पूर्व की सरकारों ने हमें केवल गुमराह किया। पूर्व की सरकारों ने जब हमारे ठोस विकास की बात आई उससे मुंह मोड़ा। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन 2012 से लेकर 17 तक में भी लागू हो सकते थे,
हो सकते थे सर, उससे पहले की गवर्नमेंट भी थी, 7 से 12 में भी लागू हो सकते थे, लेकिन मदरसा एजुकेशन के लिए किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाए, हमने उठाए। एनसीसी एनएसएस पहले भी लागू हो सकता था, किसी ने नहीं किया, योगी गवर्नमेंट ने किया। हमारे माइनॉरिटी के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके रोजगार के लिए रोजगार मेले पहले भी लग सकते थे, उन्होंने नहीं लगाए, हमने लगाए। हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम पहले भी हो सकता था, उन्होंने नहीं किया, मोदी जी और योगी जी ने और किया। सुनने में तो आंकड़े ये भी आते हैं कि भाजपा सरकार ने आपके हज के कोटों को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, निश्चित तौर लोग से। ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग हज पे जाएं, हर साल ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी के कम्युनिटी के लोगों को सरकार का बेनिफिट मिले, हर साल ज्यादा से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, हर साल ज्यादा से ज्यादा हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, इसके लिए लगातार ग्राउंड लेवल पे हम ठोस काम कर रहे हैं। एक जो मेरा सवाल है वो आपके जवाब से निकल के आ रहा है। आप कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड बनवाएं, प्रोत्साहित करेंगे, विपक्ष कह देगा अरे ये तो आयुष्मान बना रहा है, ये कुछ मुसलमान जैसा नहीं लग रहा, ये हमारे हित ऐसी नहीं है। तो आप युवाओं को 2027 में कैसे योजनाएं पहुंचाएंगे और अल्पसंख्यक युवाओं को आपसे जुड़ने के लिए, विकास से जुड़ने के लिए, जो हमारा थीम है विकसित भारत विकसित यूपी, तो यूपी के विकास की यात्रा में जुड़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे, इसका रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, हमारी मोदी योगी गवर्नमेंट में, हम चुनावी एजेंडे के साथ कोई काम नहीं करते, हम वोट बैंक बनाने के दृष्टि से कोई काम नहीं करते। हम कोई भी काम करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम हमारी जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यक समाज का विकास, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम करना, ईमानदारी से काम करना, ये हम गंभीरता से लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और अब ये समय भी आ गया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब ये देखिए, मुझे लगता है कि अब ये माइनॉरिटीज के लिए भी ये बहुत निर्णायक समय है कि उसे ये चूज करना चाहिए कि उसको एजुकेशन में आगे बढ़ना है, उसको एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ना है, उसको देश और दुनिया में आगे बढ़ के नाम कमाना है, या अभी भी हमें जिस तरीके से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हमारा किया गया, अभी भी हमें इस्तेमाल होना है। ये अब हमारे पाले में गेंद है। तो मैं खुद भी एक अपने आप को मानता हूं, और मैं उस पे अगले लाइन पे भी आ रहा हूं। और मुझे ये बताते हुए आपके इस मन से बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं आम मुसलमानों के बीच में जाके उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि आज 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज की स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके इंफ्रा डेवलपमेंट में, और सरकार को ईमानदारी से माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए जो काम करना चाहिए, निश्चित तौर पर सरकार वो कर रही है। तभी मैं बताऊं, अगर ये विश्वास नहीं होता 22 के, बिल्कुल मैं आपकी बात को काट रहा हूं। आप अगर हम कहें ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन, आप भी जानते होंगे, अगर वो लोग कह रहे हैं कि मैं मतलब मुख्यमंत्री का नाम लेके मैं यूपी आ रहा हूं, यानी लग रहा है कि जैसे कि वो कुछ करने आ रहे हैं। तो जब इस तरह की बात करेंगे, बड़े बड़े मौलाना जहर समाज में भर रहे हैं, तो आपका एजुकेशन कहां ठहरेगा सर? यही तो सवाल है। देखिए, कोई यूपी आए उसका स्वागत है, और आज यूपी इतना अच्छा स्टेट बन गया है डेवलपमेंट के एंगल से कि हर कोई आज उत्तर प्रदेश आना चाहता है। उत्तर प्रदेश में वही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर आके उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। तो निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, और जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आए। बहुत सारे हमने पर्यटक स्थल डेवलप किए हैं, खाने की चीजों के बारे में उत्तर प्रदेश घुमा दिए हैं मंत्री जी सवाल को। अरे हम बता रहे, आए खाए पिए जाएं। उत्तर प्रदेश को जिस नेता की, जिस दल की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश को वो नेता, वो दल मिल चुका है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आज डेवलप कर रहा है, 2017 से लेकर 2026 में हम बैठे हैं, वो अभूतपूर्व है हर एंगल में। पहले उत्तर प्रदेश में गिन के 2 एक्सप्रेस हुए कर, कोई भी पिछले गवर्नमेंट का आप उठा के देख लीजिए, आपके भी टीवी शो में वो लोग आते हैं, तो 2007 से 12 जो गवर्नमेंट रही वो एक एक्सप्रेसवे का नाम लेगी, और 2012 से लेकर 17 तक जो गवर्नमेंट आई वो एक एक्सप्रेसवे का नाम लेगी। कुल मिला के 2007 से लेकर 17 तक 10 सालों के अंतराल में केवल 2 एक्सप्रेसवे का नाम वो लोग गिना सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में केवल 8 साल में हमने 20 से अधिक एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश को डेडिकेट करने का काम किया, उत्तर प्रदेश को समर्पित करने का काम किया। एक्सप्रेसवे प्रदेश भी आप कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश माना जाता है।
पहले केवल एक उत्तर प्रदेश में एक मेजर एयरपोर्ट हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, अलग अलग जगहों पे, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, वाराणसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, तमाम जगह उत्तर प्रदेश में हमने एयरपोर्ट्स को बनाया है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री, पहले लोग आते थे, इंडस्ट्री के लोग आते थे, आने से घबराते थे, वो परसेप्शन हमने वहां से चेंज करके उत्तर प्रदेश को के परसेप्शन को बदला। और आज भारत से ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आते हैं और लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुशहाली के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता करते हैं। ये बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, लेकिन बात निकली तो दूर तलक चली गई। हमको अल्पसंख्यक पे ही रहना था। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि विकसित यूपी की यात्रा में सामाजिक सद्भाव को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और वो कैसे अभी है तो और कितना मजबूत किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? देखिए, सामाजिक सद्भाव बहुत आवश्यक है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास की आत्मा सामाजिक सद्भाव है, और हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों के समुचित विकास, सुनियोजित विकास और पूरी तरीके से डेडिकेटेड विकास के लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। उत्तर प्रदेश को हमने भयमुक्त माहौल दिया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त माहौल दिया, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल हमने देने का काम किया। और आज अगर हमने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के इकबाल को बुलंद किया है तो इससे सभी को लाभ मिल रहा है ना। आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो रहा है तो क्या किसी एक जाति, धर्म, मजहब के लोगों को फायदा हो रहा है? इससे सबको फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर महिलाएं सुरक्षित है तो हर धर्म की महिलाएं सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश में आज बिजली मिल रही है तो सबको मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आज किसान खुशहाल है तो हर वर्ग का किसान खुशहाल है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारे बिजनेसमैन खुशहाल है तो हर वर्ग के बिजनेसमैन खुशहाल है। तो हमने उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ जनता है उसको लक्ष्य में रख के, उसको ध्यान में रख के विकास की अपनी यात्रा को जारी किया है, और ये यात्रा लगातार ऐसे आगे बढ़ रही है।